नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अमन प्रयास देखिए, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स हमारा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। उसके अंतर्गत ये आपका नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग देखेंगे 20 जीके के प्रश्नों को, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बताएं कि इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाद बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा एसएससी जीडी कांस्टेबल से जुड़े हर पल अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रश्न आपका दिया गया है वो पूछा गया है कि मेक्सिको के बेले फोक लोरिको के लिए कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक है जो कि किसने प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मृणालिनी साराभाई। ठीक है, मृणालिनी साराभाई की जब हम लोग बात करते हैं तो मृणालिनी जो साराभाई थी उनका संबंध था आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से। ठीक है, तो किससे था? तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से था। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का आपका शास्त्रीय नृत्य है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा मृणालिनी साराभाई जी को आपका 1992 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो 1992 में आपका इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। इसके साथ ही आपका 1962 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित जो कि किया जा चुका है। इसके अलावा आपका जो अलर मेलवल्ली है इनका भी संबंध किससे है? तो इनका भी संबंध आपका भरतनाट्यम ही शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा अमाला जो अक्किनेनी है इनका भी संबंध आपका भरतनाट्यम से ही है। ठीक है, इसके अलावा जो ऑप्शन में जतिन गोस्वामी दिया गया है इनका संबंध आपका सतरिया शास्त्रीय नृत्य से है। सतरिया शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे ये दोस्तों आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है, जो कि 2000 ईस्वी में इस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा है जो कि प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि एक से अधिक कोशिका से बने जीवों को आप क्या कहते हैं। ठीक है, तो जब एक से अधिक कोशिका से बने जीव के बारे में पूछा जाएगा तो उसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बहुकोशिकीय हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक आपका एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसका जो नाम है आपका, इसका जो आंसर है आपका इसके नाम में ही छुपा हुआ है, एक कोशिकीय। यानी कि एक कोशिका से बना हुआ जीव को हम लोग एक कोशिकीय और एक से अधिक कोशिका से बने हुए जीव को हम लोग बहुकोशिकीय जीव के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपका जो अमीबा है वो दोस्तों आपका बहुकोशिकीय जीव ही है। तो इस प्रकार का प्रश्न में आपके एग्जाम में आता है कि अमीबा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है, तो बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से एक प्रमुख उत्पादक गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पूछा गया है गेहूं उत्पादक और पूछा गया है नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पूछा गया है नहीं है। ठीक है, तो गेहूं उत्पादन के लिए जो आपका तापमान, वर्षा, मिट्टी चाहिए वो आपका कहाँ नहीं मिलेगा। आप जब थोड़ा सा सोचिएगा तो आपका इसका जो आंसर है आप आसानी से दे पाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले आपको देख लेते हैं कि गेहूं उत्पादन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है जो कि होना चाहिए। तो सबसे पहले तापमान की बात करते हैं। तो गेहूं उत्पादन के लिए जो तापमान होना चाहिए, तापमान की बात करते हैं तो तेज धूप के साथ आपका 10 से 15 डिग्री सेल्सियस आपका होना चाहिए। कब? जब इसको बोया जाता है, यानी कि बुआई के समय। ठीक है, इसके अलावा जब ये पक जाता है, इसको काटा जाता है, तो उस समय का तापमान आपका चाहिए 21 से लेकर 26 डिग्री। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, जब आपका पक जाता है और जब इसको काटा जाता है। ठीक है, इसके अलावा वर्षा की बात करेंगे तो वर्षा इसके लिए चाहिए गेहूं उत्पादन के लिए 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा है जो कि इसके लिए चाहिए। बाद में मिट्टी की बात करेंगे तो मिट्टी इसके लिए आपका जो मिट्टी होना चाहिए वो आपका उपजाऊ दोमट मिट्टी होना चाहिए और चिकनी दोमट भी होना चाहिए, जो कि गंगा सतलुज मैदान के किनारे है जो कि देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा शीर्ष उत्पादक राज्य की बात करेंगे। गेहूं उत्पादन में शीर्ष उत्पादक राज्य कौन कौन सा है? तो फर्स्ट पर दोस्तों आपका है यूपी। इसके अलावा सेकंड पर बात करेंगे तो सेकंड पर दोस्तों आपका है एमपी। ठीक है, सेकंड पर आपका है एमपी। इसके अलावा थर्ड स्थान पर आपका है पंजाब, इसको भी याद रखिएगा, थर्ड पर आपका है कौन? तो पंजाब है। और फोर्थ की बात करेंगे तो फोर्थ पर दोस्तों आपका है हरियाणा। ठीक है, फोर्थ पर कौन है? तो आपका हरियाणा है। तो आशा करते हैं कि आपको जो इसका आंसर है आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1877 में वायसराय लिट्टन ने डैश को भारत की सामग्री के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। ठीक है, तो एक दरबार का आयोजन है जो कि लिट्टन के द्वारा 1877 में दिल्ली में किया गया था। तो किसके लिए किया गया था, मतलब किसको?
भारत की सामग्री के रूप में इन्होंने आपका उपाधि दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि महारानी विक्टोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को आपका भारत की सामग्री का जो उपाधि है जो कि वायसराय लिप्टन के द्वारा दिल्ली दरबार जो कि 1877 में हुआ था उस समय आपका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के संविधान का कौन सा भाग है जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और कार्यप्रणाली से संबंधित है। ठीक है, तो भारत के जो आपके 25 जो भाग हैं उसके बारे में हम लोगों ने कल बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ा था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है आपसे निवेदन है आप लोग जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, नहीं तो वीडियो के सेक्शन में भी आप जाइएगा तो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और कार्यप्रणाली से संबंधित जो आपका भाग है वो आपका भाग 5 है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, भाग 5 आपका संबंधित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो भाग 5 है वो तो आपका संघ के अंतर्गत, ठीक है, किसके अंतर्गत, तो संघ के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अलावा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रियाओं से आदि संबंधित अनुच्छेद को देखेंगे तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक का जो अनुच्छेद है वो फ्रेंड्स आपका इसी से संबंधित यानी कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा है जो कि शुरू किया है। ठीक है, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करेंगे, आप बोलिएगा कि इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में देखा जाता है। तो इस तरह का जो प्रश्न है आपके एग्जाम में पिछले वर्ष जब आपका 2023 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था उस समय पूछा गया था जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा है जो कि किया था। ठीक है, तो इस बार भी अनुमान है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि राहुल गांधी जी के द्वारा 14 जनवरी 2024 से शुरू किया गया है उसके विषय में भी आपसे है जो कि पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो शुरुआत है राहुल गांधी जी ने मणिपुर से किया है, तो ऑप्शन नंबर 4 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि मणिपुर के किस जिले से किया है, तो मणिपुर के जिला की बात करेंगे तो ऑप्शन में आपको इम्फाल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको इम्फाल है जो कि नहीं मारना है क्योंकि वहाँ की राजधानी है, तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं आप राजधानी समझकर वहाँ से मार दीजिएगा। हालांकि जो पहले जो यात्रा है वहाँ से शुरू करना था राहुल गांधी जी को, लेकिन बाद में जो आपका जो प्रक्रिया वगैरह होता है, जो परमिट होता है वो नहीं मिला था, तब जो राहुल गांधी जी यात्रा है जो कि आपका मणिपुर के ही थौबल जिले से शुरू किया था। ठीक है, इनकी जो ये यात्रा है मणिपुर से लेकर मुंबई तक है जो कि जाएगी। पिछला बार राहुल गांधी जी ने दक्षिण से लेकर आपका उत्तर तक का यात्रा किया था, लेकिन इस बार आपका राहुल गांधी जी ने पूरब से लेकर पश्चिम तक का यात्रा है जो कि करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो मणिपुर से लेकर मुंबई तक की यात्रा करेंगे। कुल 6000 किलोमीटर तक का यात्रा 67 यानी कि 67 दिनों में करेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के निम्नलिखित मौद्रिक लिखितों में कौन सा प्रकृति में गुणात्मक है। ठीक है, गुणात्मक की बात करेंगे तो गुणात्मक उपकरण में आपका जो नैतिक दबाव है वो दोस्तों आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की रैपिड एक्शन फोर्स का नेतृत्व करने वाली पहली महिला महानिरीक्षक का नाम क्या है। ठीक है, तो पहली महिला महानिरीक्षक की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एनी अब्राहम यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, एनी अब्राहम आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कार, कपड़े, चॉकलेट जैसे वस्तुएं जो सीधे उपभोक्ताओं को बेची जाती है डैश कहलाती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि निजी वस्तुएं। ठीक है, निजी वस्तुओं को विस्तार पूर्वक और पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि निजी वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनका स्वामित्व उस समूह से या उस व्यक्ति तक ही सीमित होता है जिसने अपने उपभोग के लिए वस्तु को खरीदा हो। इसके अलावा एक निजी वस्तु को किसी और के साथ साझा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे उपयोग या उपभोग करने के अधिकारों के हस्तांतरण के साथ बेचा जा सकता है। इसके अलावा निजी वस्तु के उदाहरण में भोजन हो गया, कपड़े हो गया, कार हो गया, चॉकलेट हो गया जैसी वस्तुएं जो कि आपका आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि भारत के राष्ट्रीय खेल 2023 के 37वां संस्करण किस राज्य में हुआ था। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है आपका 2023 का वह उसमें आपका उस समय आपका 2023 में 37वां संस्करण हुआ है जो कि आपका गोवा में आयोजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा में जो 37वां जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका 25 अक्टूबर से लेकर आपका कब तक हुआ है, तो 9 नवंबर तक हुआ है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा
आपके लिए और बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ की जो पदक तालिका है वो है, तो बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट पर कौन था, इसके अलावा आपका सेकेंड नंबर पर कौन था, इसके अलावा थर्ड पे कौन था, ठीक है, इसके अलावा फोर्थ पर कौन था और आपका 5वां स्थान पर कौन था, ठीक है। तो फर्स्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर पर आपका था महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र आपका फर्स्ट नंबर पर था, जिसने आपका कुल पदक की बात करेंगे तो कुल पदक आपका 228 है जो कि जीता है, जिसमें से गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड पदक आपका 80 यानी कि 80 था, रजत पदक की बात करेंगे तो 69 था, और आपका कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज पदक की बात करेंगे तो 79 था, ठीक है। इसके अलावा सर्विसेज की बात करेंगे तो सर्विसेज की जब हम लोग बात करते हैं तो सर्विसेज आपका सेकेंड स्थान पर था, इसने कुल 126 पदक अपने नाम किया था, जिसमें से 66 गोल्ड था, इसके अलावा 27 सिल्वर था और आपका 33 पदक आपका ब्रोंज था। हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा आपका थर्ड स्थान पर था, जिसने कुल 192 पदक अपने नाम किया था, जिसमें से 62 गोल्ड था, इसके अलावा 55 आपका सिल्वर था और आपका 75 पदक आपका ब्रॉन्ज था। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करेंगे यानी कि एमपी का, तो एमपी फोर्थ स्थान पर था, जिसने टोटल 112 पदक अपने नाम किया था, ठीक है, बाकी मत याद रखिएगा। इसके अलावा केरल आपका 5वां स्थान पर था, इसको भी याद रखिएगा, जिसने 87 पदक अपने नाम किया था। यहाँ से आपको जो प्रश्न इस प्रकार भी बनेंगे कि सबसे ज़्यादा गोल्ड पदक है जो कि किसने जीता है, तो सबसे ज़्यादा गोल्ड पदक की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा गोल्ड पदक भी आपका महाराष्ट्र ने जीता है, सबसे ज़्यादा सिल्वर भी महाराष्ट्र ने जीता है और सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज भी पदक आपका महाराष्ट्र ने ही जीता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल डैश ही कर सकता है, तो भारत में जब भी आपातकाल लगाया जाता है तो उसकी जो उद्घोषणा है आपका केवल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आपातकाल की बात करेंगे तो अब तक भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है, एक बार भारत चीन युद्ध के भी समय लगा था, एक बार भारत पाकिस्तान युद्ध के समय लगा था और एक बार इमरजेंसी आपका लगा था 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगा था, ठीक है। तो 3 बार आपका भारत में आपातकाल है जो कि लगा है, ठीक है। जो आपातकाल है आपका कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो आपातकाल आपका आर्टिकल 352 अनुच्छेद के तहत जो कि लगाया जाता है। इसमें 3 प्रकार के कारण दिए गए हैं, बाह्य आक्रमण, सशक्त विद्रोह या संप्रभुता की खतरा होने पर भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है 352 के तहत। इसके अलावा एक अनुच्छेद 356 है, एक अनुच्छेद 360 है, ठीक है। अनुच्छेद 356 की बात करेंगे तो ये आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन आपका राज्यों में लगाया जाता है, उन राज्यों में लगाया जाता है जहाँ पर राज्यपाल को लगे कि यहाँ पर जो शासन है आपका संविधान पूर्वक नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति आपका अनुच्छेद 356 के तहत उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा देता है। 360 की बात करेंगे तो 360 के तहत आपका वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। अब तक भारत में एक बार भी आपातकाल वित्तीय वाला नहीं लगा है। नेक्स्ट आपका है सुमंग लीला उत्सव के बारे में है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो सुमंग लीला उत्सव की बात करेंगे तो यह आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मणिपुर से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका कि निम्नलिखित में से डैश वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है, यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है, ठीक है। तो देखिए आपसे पूछा गया है क्या, सबसे छोटा पूछा गया है और आपका धुनों और मंत्रों का संग्रह पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सामवेद, ठीक है। 4 प्रकार के वेद हैं जिनके संकलनकर्ता या रचयिता आपके महर्षि वेद व्यास जी हैं, तो 4 प्रकार के वेदों के नाम आपके ऑप्शन में ही दिए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है। इन चारों में सबसे जो पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद आपका है ऋग्वेद है, इसको भी याद रखिएगा, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद इसका राइट आंसर है। इसके अलावा 1028 सूक्त हैं, इसमें कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। मंडल की बात करेंगे तो इसमें आपका 10 मंडल है और बात करेंगे इसमें ऋचाएँ कितनी हैं, तो 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है। इसके अलावा सामवेद की बात करेंगे तो सामवेद में आप लोगों ने देख लिया ये चारों वेदों में सब छोटा है और आपके इनमें ऋचाओं का संग्रह है और इसके अधिकांश गीत ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। यजुर्वेद की बात करेंगे तो इसमें आपका यज्ञ संबंधी सूत्रों का संग्रह है, ठीक है। यह से यज्ञ याद रखिएगा, यह से यजुर्वेद याद रखिएगा, तो यज्ञ संबंधी सूत्रों का संग्रह है। इस वेद की विशेषता एक और है कि ये वेद आपका गद्य में भी है और आपका पद में भी है, ठीक है।
इसके अलावा अर्थवेद की बात करेंगे तो ये इसमें आपका तंत्र मंत्र हो गया, रोग निवारण, जादू टोना का संबंध है, संबंध क्या, इसका संग्रह है अर्थवेद में। ठीक है, अर्थवेद का जो जन्म है, आयुर्वेद का जन्म अर्थवेद से ही हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और ये चारों वेदों में सबसे नवीनतम है, सब यानी कि सबसे नया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म मौसम की ऋतु में पश्चिम बंगाल में गरज के साथ भारी वर्षा को घटना को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जब गर्मी के मौसम में पश्चिम बंगाल में गरज के साथ जब भारी वर्षा होगा, इस घटना को कहा जाता है काल बैसाखी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, काल बैसाखी। ठीक है, इसके अलावा लू आपका गर्मी के मौसम में गर्म गर्म हवाएं जब चलेंगी तो इसको लू कहा जाता है। ये ज़्यादातर उत्तर भारत में चलती हैं, जैसे मुंबई नहीं, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में लू है जो कि देखा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। आम्र वर्षा आपका केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में देखा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अगला है कि भावा कल्पम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य संबंधित शास्त्रीय नृत्य नाटिका है। तो भावा कल्पम की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका कुचिपुड़ी से है, तो राइट आंसर कुचिपुड़ी हो जाएगा। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सतरिया की बात करते हैं तो ये आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी की बात करेंगे तो ओडिशा का ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। और मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम के अलावा जो कथकली है इसका भी संबंध आपका किससे है, तो केरल से ही है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया ने 25 सितंबर 2023 को कितने वर्ष पूरे किए हैं। ठीक है, तो सरकार की जो एक कार्यक्रम है मेक इन इंडिया, जो कि 25 सितंबर 2023 को आपका 9 वर्ष पूरा कर लिया है, तो इसका राइट आंसर आपका 9 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है इसका जो शुरुआत है आपका कब हुआ था, तो इसका शुरुआत आपका हुआ था 25 सितंबर 2014 को हुआ था। ठीक है, तो इसका शुरुआत भी याद रखिएगा। इसका जो उद्देश्य है इसका उद्देश्य निवेश, नवाचार, कौशल विकास को बढ़ावा देना तथा सर्वोत्तम विनिर्माण बुनियादी सुविधाएं सृजित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके द्वारा किया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा है जो कि किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और केशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि टांकना। ठीक है, टांकना को हम लोग इंग्लिश में ब्रेजिंग के नाम से भी जानते हैं, इसको भी याद रखिएगा। ब्रेजिंग के नाम से जानते हैं। ब्रेजिंग एक धातु जोड़ने की प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक धातु की वस्तुओं को पिघलाकर और एक बार भराव धातु को जोड़ में प्रभावित करके जोड़ा जाता है, जिसमें भराव धातु का गलनांक निकटवर्ती धातु की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट आपका है कि वयस्क साक्षरता दर की गणना करते समय किस आयु या उससे अधिक लोगों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ बात हो रही है साक्षरता दर का। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत का साक्षरता दर इतना है, यानी कि 74.04% है। भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर आपका केरल राज्य में है, सबसे कम साक्षरता दर आपका बिहार में है। ठीक है, तो आप लोग के मन में भी एक सवाल उत्पन्न होना चाहिए था कि आखिर का जो साक्षरता दर है कितने उम्र के लोगों को इसमें रखा जाता है, तो यही आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर है आपका 15 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, साक्षरता दर की गणना है जो कि 15 वर्ष से कम आयु नहीं होना चाहिए, यानी कि 15 वर्ष आयु आपका होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए, तभी आप साक्षरता दर की गणना करते समय आप शामिल होंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है फ्रेंड्स वह है कि भारत में डैश पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था। ठीक है, तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना आपका चल रहा था, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है जो कि आपको भारत में जो कि चला था। पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो इसका शुरुआत आपका 1951 में हुआ था, जो कि चलते चलते आपका 2017 में जाके समाप्त हुआ था। ठीक है, तो पहला पंचवर्षीय योजना आपका 1951 से 1956 तक चला था और लास्ट वाला जो पंचवर्षीय योजना है आपका 2012 से लेकर 2017 तक है जो कि चला था। ठीक है, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना जो कि चला है। ये जो पंचवर्षीय योजना का जो अंतिम अनुमोदन जो करने वाला जो प्राधिकरण था वो था आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद था इसका जो स्थापना है आपका कब हुआ था, तो इसका स्थापना 6 अगस्त 1952 को इसका स्थापना है जो कि किया गया था। ठीक है, इसका काम क्या था, इसका काम था कि पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन देना। पंचवर्षीय योजना को तैयार कौन करता था, तो पंचवर्षीय योजना को तैयार करता था आपका योजना आयोग। ठीक है, कौन करता था, तो आपका योजना आयोग इस योजना को तैयार करता था
पंचवर्षीय योजनाओं को। ठीक है, तो योजना आयोग को भी आपका ख़त्म कर दिया गया है। कब किया गया है? तो 2014 ईस्वी में। इसकी जगह एक नया आयोग का स्थापना किया गया है जिसे कि हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। तो नीति आयोग का जो स्थापना है ये किया गया है आपका 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, इसके अलावा नीति आयोग में एक आपका अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के अलावा एक आपका होता है उपाध्यक्ष। ठीक है, उपाध्यक्ष के अलावा एक आपका होता है आपका CEO। ठीक है, तो अध्यक्ष तो आपका जो प्रधानमंत्री होगा वही आपका नीति आयोग का भी अध्यक्ष होगा। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये आपके इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो वर्तमान में आपके सुमन बेरी जी हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। CEO की बात करेंगे तो BR सुब्रमण्यम इसके CEO हैं वर्तमान में। ठीक है, सुब्रमण्यम। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुआ है? अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे तो ये खिलाड़ी को दिया जाने वाला पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में। तो इसका शुरुआत आपका 1961 में हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका 1961 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो अर्जुन पुरस्कार है 1961 में कुल कितने लोगों को दिया गया था? तो 20 लोगों को दिया गया था। इसमें कुछ नाम याद रखिएगा, जैसे कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला को याद रखिएगा। पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला की बात करेंगे तो पहली महिला थी आपकी मीना शाह। ठीक है, कौन था? तो मीना शाह था, जिनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है आपका बैडमिंटन से है। ठीक है, इसके अलावा पहला खिलाड़ी कौन था? पहला खिलाड़ी की बात करेंगे तो पहला खिलाड़ी था आपका सलीम दुरानी। ठीक है, सलीम दुरानी आपका पहला खिलाड़ी था। सलीम दुरानी की बात करेंगे तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित थे। ठीक है, इनका निधन शायद हो गया है, तो सलीम दुरानी आपका क्रिकेट से संबंधित थे। इसके अलावा एक और पुरस्कार को याद रखिएगा जिसका शुरुआत आपका 1985 में हुआ था। उस पुरस्कार का नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, क्या नाम है? द्रोणाचार्य पुरस्कार नाम है, जिसका शुरुआत 1985 में हुआ था। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये दोस्तों आपका जो खेल के खिलाड़ी के जो कोच होते हैं, कोच उनको है जो कि दिया जाता है। ठीक है, उन्हीं अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे तो 2023 का भी अर्जुन पुरस्कार जो कि दिया गया है। इसमें से एक नाम जरूर आप याद रखिएगा, मोहम्मद शमी का। ठीक है, मोहम्मद शमी को दिया गया है जो कि आपके क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, तो इनको भी अर्जुन पुरस्कार 2023 जो कि हाल ही में दिया गया है। नहीं तो और जो अर्जुन पुरस्कार है जो कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत दिया जाता है, तो इसका भी एक सेपरेट वीडियो जो कि हमने बनाया है, तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से एक बार देख लीजिएगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में। इसके अलावा आपका ये 20 क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसका जो PDF है आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।